साथियों नमस्कार, मैं अवनीश कुमार। आप देख रहे हैं फ्यूचर विद अवनीश। दोस्तों, हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की श्रृंखला में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमने सोलर सिस्टम की 2 क्लासें पूर्ण कर ली हैं। ये तीसरी क्लास होने वाली है। और ये क्लासें आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो गया, चाहे वो रेलवे हो गया, या अन्य कोई स्टेट एग्ज़ाम आपका हो गया। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड्स मैंने बताया था कि 2 प्लैनेट के बीच में पाए जाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वो कौन से प्लैनेट हैं जिनके बीच ये एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। मैंने बताया था मार्स और जुपिटर यानी कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ये पाए जाते हैं। वही यहाँ पे लिखा है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच विभिन्न आकार के पिंडों की पट्टी को यानी कि बेल्ट को हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। कुछ इस प्रकार का होता है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे पत्थर जैसा कुछ होता है हल्का हल्का। फोरवेस्टा नामक एक क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, यानी कि इसे नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष प्रकार का उपकरण लेने की या देखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। इतना क्लियर होगा, आई होप। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। धूमकेतु कॉमेट क्या होते हैं? कॉमेट सौर मंडलीय धूल, गैस व हिम कणों से निर्मित पिंड जो अनियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, धूमकेतु व पुच्छल तारे कहलाते हैं। यानी कि जो अनियमित रूप से सूर्य की परिक्रमा करते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह धूमकेतु या कॉमेट या पुच्छल तारे कहलाते हैं। इतना क्लियर होगा। पूंछ हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देती है। पूंछ हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देती है। इतना क्लियर होगा। देखिए ये इस प्रकार का, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है पुच्छल तारा, ये है पुच्छल। और देखिए इसकी पूंछ देखिए हमेशा विपरीत दिशा में है सूर्य की अपोजिट साइड में इसकी पूंछ है। इसे ही कहते हैं हम क्या? पुच्छल तारा या कॉमेट। इतना क्लियर होगा। देखिए हेली धूमकेतु यानी कि हेली कॉमेट जो 76 साल में एक बार दिखाई देता है, इसे आखिरी बार 1986 में देखा गया था। यानी कि हेली जो कॉमेट है, धूमकेतु है, ये 76 साल में एक बार दिखाई देता है। इसे 1986 में देखा गया था। अब 1986 में 76 साल जोड़ लीजिए, जितना आएगा उस साल को ये दिखाई देने वाला है। इतना क्लियर होगा आप लोगों का। उल्का क्या होता है? अंतरिक्ष में घूमते हुए आकाशीय पिंड जो धूल और गैस से बने होते हैं, उल्का कहलाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते ही ये जलने लगते हैं। उल्का का जो पिंड वायुमंडल में जलने से बचकर धरती पर पहुंचता है, उसे उल्का पिंड कहते हैं। यानी कि जो जलने से, देखिए वायुमंडल पृथ्वी पर है, इतना क्लियर है। तो वायुमंडल पर जब ये आते हैं तो ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन थोड़े बहुत ये पिंड प्रकार के बच जाते हैं, जिन्हें ही ये धरती पर गिर जाते हैं, और इन्हें ही हम उल्का पिंड कहते हैं। इतना क्लियर होगा। चलिए अब देखिए हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे चंद्रमा। यानी कि चंद्रमा एक पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। इतना क्लियर होगा। यानी कि प्राकृतिक सैटेलाइट है। किसका है? ये अर्थ का प्राकृतिक एक सैटेलाइट है। इतना क्लियर होगा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये तो कॉमन सी बात हो गई। चंद्रमा के पास अपना कोई भी प्रकाश नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। चंद्रमा के पास अपना कोई भी प्रकाश नहीं है, किंतु सूर्य के प्रकाश से चमकता है। क्या? किंतु सूर्य के प्रकाश से ये चमकने का कार्य करता है। वो कौन करता है? वो चंद्रमा करता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए यहाँ आवाज़ें सुनाई नहीं देती हैं। अगर हम लोग जैसे पृथ्वी पे है, हम लोग एक दूसरे की बातें सुन लेते हैं, लेकिन चंद्रमा पर ऐसा नहीं होता है। वो ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इतना क्लियर होगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ये चंद्रमा आपको दिखा रहा है। चंद्रमा पर भी गड्ढे हैं, लोगों ने बेफालतू में बना के रखे हैं गाने। चांद से रोशन चेहरा, इस प्रकार के गाने बना के रखे हैं। ठीक है। चंद्रमा 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन पहले व्यक्ति बने जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ये अपोलो 11 मिशन से गए थे। किस मिशन से गए थे? अपोलो 11 मिशन से नहीं, अपोलो 11 यान से गए। यानी कि ये अंतरिक्ष यान था इनका, ये अंतरिक्ष एस्ट्रोनॉटिकल इनका व्हीकल था, ये इससे गए थे। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की जो अवधि होती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा की जो अवधि होती है वह 29 दिन की होती है। कितनी? 29 दिन की होती है एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की अवधि। और पूर्णिमा का क्या होती है? पूर्णिमा उस दिन को कहा जाता है जिस दिन चांद पूरा हम लोगों को दिखाई देता है। जिस दिन चांद पूरा हमको दिखाई देता है,
ये याद रख लीजिए 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन, ये मतलब दुनिया के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। और ये अपोलो 11 यान से गए थे, किस पर, चंद्रमा पर गए थे। ठीक, इतना क्लियर होगा। अब देखिए ये स्लाइड उस तरीके की लग गई है। अब आप लोग रोटर करके इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए वही लिखा है, 14वें दिन की स्थिति को पूर्णिमा कहते हैं। अमावस्या के बाद 17वें दिन की स्थिति है। उतने ही समय पृथ्वी की धुरी मतलब परिक्रमा भी कर लेता है। इसलिए चंद्रमा एक ही लगभग 59 लगभग, देखिए यहाँ पे एक बात लिखी है कि लगभग 59% ही चंद्रमा का भाग हमको दिखाई देता है, बाकी सिर्फ भाग हमको नहीं दिखाई देता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो हमेशा पृथ्वी के सामने रहता है। इतना क्लियर होगा, यही बात लिखी है यहाँ पे। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चलता है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितनी लगभग हमारी पृथ्वी है। ठीक है, इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा पाई जाती है। इतना क्लियर होगा, इतना आप लोगों का क्लियर होगा। अब देखिए कुछ यहाँ पे फैक्ट लिखे गए हैं। पृथ्वी से दूरी किसकी, चंद्रमा के बारे में है। 3,82,200 किलोमीटर, यानी कि 3,82,200 किलोमीटर इतनी दूर हमारा चंद्रमा है पृथ्वी से। व्यास इसका है 3,475 किलोमीटर। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान में अनुपात में 1:8:1 इतना है। ठीक है, घनत्व इसका 3.34 है। पानी के सापेक्ष घनत्व पृथ्वी के सापेक्ष 0.6। चंद्रमा तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात 1:6 है। कितना, 1:6 है। चंद्रमा की सतह का आदर्श भाग 41%, यानी कि 41% हिस्सा ऐसा है जो चंद्रमा का हमको दिखाई नहीं देता है। 59% ही भाग हमको दिखाई देता है। इतना क्लियर होगा। चलिए, चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितनी है, 4,06,000। ठीक है, 4,06,000। चंद्रमा की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितनी है, 3,64,000 किलोमीटर। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर घूमने की अवधि 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकेंड, यानी कि इतनी अवधि में ये एक चक्कर कर लेता है पृथ्वी का। एक चक्कर कर लेता है किसका, पृथ्वी का। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11 सेकेंड 0.47 सेकेंड। ठीक है, इतना क्लियर होगा। चंद्रमा की घूर्णन, यानी कि अपने अक्ष पर चंद्रमा कितने दिन में घूम लेता है, वही जो पृथ्वी पर भी टाइम लगाता है वही अपने अक्ष पर भी ये घूमने का कार्य करता है। उतनी ही अवधि में चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। इसके चंद्रमा के उच्चतम पर्वत की ऊंचाई जो है 35,000 फीट है। लिबनिटीज पर्वत है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। किस पर, दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगा समय है 1.3 सेकेंड, यानी कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी, यानी कि जो चंद्रमा का प्रकाश है जो पृथ्वी पर पहुंचता है वो 1.3 सेकंड में ही पहुंच जाता है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी ज़्यादा ना होने के कारण। वैसे तो ज़्यादा, लेकिन अंतरिक्ष के हिसाब से दूरी थोड़ी कम है। चंद्रमा की अपनी धुरी पर घूमने की गति है वो 3,680 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 3,680 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये अपनी दूरी पर चंद्रमा घूम रहा है। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर घूमने की कक्षीय चाल कितनी है, 3,680, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो 3,680 किलोमीटर की चाल से ही लगा रहा है। ठीक है, इतना क्लियर होगा। देखिए, सोलर सिस्टम से कुछ तथ्य महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है। रात्रि में लाल दिखाई देता है। ठीक है, रात्रि में जो लाल दिखाई देता है वो मंगल दिखाई देता है। रात्रि में जो लाल दिखाई देता है वो मंगल दिखाई देता है। सबसे छोटा ग्रह कौन है, सबसे छोटा ग्रह है बुध। पृथ्वी का उपग्रह है कौन, चंद्रमा है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, वो बुध है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है, वरुण है। पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन है, शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला कौन है, शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन है, यानी कि साइरस डॉगस्टार, ये बता चुका हूँ मैं शायद। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके हैं, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, वो है बृहस्पति। सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन है, वरुण है। सबसे भारी बृहस्पति है। रात्रि में लाल दिखाई देता है मंगल। सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, यानी कि गैनीमीड है, ये बृहस्पति का उपग्रह। सबसे बड़ा उपग्रह है वो गैनीमीड है, ये बृहस्पति का है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। डिमोस व्यूवर्स मैंने बताया था, ये मंगल के 2 उपग्रह हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं, ये पृथ्वी को कहते हैं। भोर का तारा, सांझ का तारा मैंने एक साथ बताया था, शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। सौंदर्य का देव किसे कहते हैं, यानी कि शुक्र को कहते हैं। हरा ग्रह किसे कहते हैं, वरुण को कहते हैं। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह किसे कहते हैं, इसे हम बृहस्पति को कहते हैं। इतना भैया क्लियर होगा। ये सब नोट करने वाली चीज़ें, इनको नोट करते चलिए, ये सब नोट करने वाली चीज़ें, इनको नोट करते चलिए। ठीक है,
देखिए यहाँ पर कुछ डेटा दिया रखा है। प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, कि पहले ऐसा माना जाता था कि पूरे ब्रह्मांड का जो केंद्र है, पूरे द यूनिवर्स का जो केंद्र है वो हमारी अर्थ है, लेकिन ऐसा सही नहीं था, है ना, सही नहीं था। इसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड करते हैं, ऐसा माना जाता था पहले, विभिन्न कक्षाओं में करते हैं। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत यानी कि जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोल क्लाइडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था, यानी कि 140 ईस्वी में टॉलमी ने कहा कि पृथ्वी ही केंद्र है, पृथ्वी ही केंद्र है, जितने भी आकाशीय पिंड है इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन क्या इनकी ये अवधारणा सही निकली? नहीं, ये इनकी अवधारणा सही नहीं निकली, है ना, सही नहीं निकली। इसके बाद में देखिए, पोलैंड के एक अर्थशास्त्री आए, खगोल शास्त्री आए, कॉपरनिकस। इनका कार्यकाल इतना है। इन्होंने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित, यानी कि जो सूर्य है वो सभी आकाशीय पिंड का सेंटर है, ठीक है, केंद्र पर स्थित है, और सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। टॉलमी ने क्या बताया कि पृथ्वी सेंटर है, सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, लेकिन कॉपरनिकस ने क्या बताया? कॉपरनिकस ने यह बताया कि पृथ्वी नहीं, सूर्य सेंटर है, ब्रह्मांड का सूर्य सेंटर है, सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। इतना ठीक है भैया? अतः सूर्य विश्व ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। इनकी अवधारणा के बाद ही सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत यानी कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। क्या? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। ये 1 नंबर में सवाल पूछने वाला है। देखिए, टॉलमी का सिद्धांत कौन सा था? जियोसेंट्रिक थ्योरी यानी कि भूकेंद्रीय सिद्धांत, और कॉपरनिकस का सिद्धांत था हेलियोसेंट्रिक थ्योरी यानी कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। ठीक है, इतना क्लियर है। 18वीं शताब्दी में जोहान्स केपलर ने ग्रह की कक्षाओं के नियम दिए, यानी कि जो ग्रह की कक्षा के नियम की खोज की है वो किसने की? वो केपलर ने की। इतना क्लियर है। और पाया कि सूर्य सिर्फ सौर मंडल का केंद्र है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है सूर्य। ठीक है, ये बात नोट करने वाली। केपलर ने क्या बताया? कॉपरनिकस ने ये बताया कि सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र इन्होंने केंद्र बताया कि जो सूर्य है, जो हमारा सन है, ये पूरे ब्रह्मांड और हमारे सौर मंडल का भी केंद्र है। लेकिन इनकी बात किसने खारिज की? इनकी बात 18वीं शताब्दी में किसने खारिज की? वो केपलर ने साबित की, ग्रह की कक्षाओं के नियम देकर। इन्होंने ये कहा कि सूर्य हमारे सिर्फ सोलर सिस्टम का केंद्र है, सोलर सिस्टम का सेंटर है, ना कि पूरे ब्रह्मांड का। इतना क्लियर है भैया? इतना क्लियर है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा की तस्वीर स्पष्ट हुई, यानी कि 20वीं शताब्दी में हमने ये तय किया कि हमारी कोई आकाशगंगा है जिसका नाम है मंदाकिनी। उसके बाद में उसकी तस्वीरें स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया है, कि माना गया कि ऐसे विभिन्न प्रकार के सोलर सिस्टम हो सकते हैं, यानी कि ऐसे करोड़ों हजारों सोलर सिस्टम हो सकते हैं एक मंदाकिनी में। ठीक है, हजारों सोलर सिस्टम हो सकते हैं। ठीक है, और सूर्य एक मंदाकिनी के केंद्र पे नहीं, एक तरफ स्थित है, यानी कि एक सिरे पर स्थित है, वो सूर्य स्थित है। ठीक है, और सूर्य के चारों तरफ जो केंद्र हैं, जो ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उनको मिलाकर हम लोग क्या बनाया? हम लोगों ने बनाया सौर मंडल। इतना क्लियर है? हम लोगों ने सौर मंडल बनाया। ठीक है, ये कुछ डाटा दे रखा है यहाँ पे। देखिए, अमावस्या से पूर्णिमा तक की 15 दिन की अवधि को शुक्ल पक्ष कहते हैं, यानी कि अमावस्या उसे कहते हैं जिस दिन चांद कतई नहीं दिखाई देता है, यानी कि जिस दिन चंद्रमा कतई नहीं दिखाई देता है, उस रात को हम क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। ठीक है, 15 दिन की अवधि को शुक्ल पक्ष कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक 15 दिन की अवधि को कृष्ण पक्ष कहते हैं, यानी कि पूर्णिमा पूरी चांद, यानी कि जिस दिन पूरा चांद निकला होता है उस रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक की 15 दिन की अवधि को कृष्ण पक्ष कहते हैं। दोनों पक्षों में चंद्रमा के इस घटते बढ़ते रूप को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चंद्रमा के दिन प्रतिदिन बदलते हुए रूप का कारण है इसकी गति है, यानी कि जो चंद्रमा का कभी बदलता रूप है, कभी घटता रूप है। आपने कभी देखा होगा कि चंद्रमा कतई दिखाई नहीं देता है, और कभी थोड़ा दिखाई देता है, कभी उससे ज़्यादा दिखाई देता है, और कभी पूरा दिखाई देता है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है इसकी गति के कारण। अब देखिए, कुछ मैंने ये लाइनें लिखी हैं। अब वो मतलब इसमें यहाँ पे स्लाइड इतनी ही थी, मैंने सभी बता दी हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ लाइनें दे रखी हैं, और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस तरफ भी आप बढ़ रहे हैं अपने लक्ष्य की तरफ, किसी ना किसी का अपना एक लक्ष्य होता है। वो ज़रूरी ही नहीं शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो एक सरकारी नौकरी पाने के क्षेत्र में हो,
वो पढ़ाई करने के क्षेत्र में हो, विभिन्न प्रकार के अपने लक्ष्य हो सकते हैं। जिस लक्ष्य की तरफ भी आप बढ़ते हैं, उस लक्ष्य की तरफ पहले आप एक प्रारूप तैयार कीजिए, दिशा तैयार कीजिए। उस लक्ष्य की तरफ आप पहले एक दिशा तैयार कीजिए और उस दिशा पर बढ़ने का धीरे धीरे कार्य करिए। देखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। एक दिन ज़रूर मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। वो इसलिए होता है क्योंकि धीरे धीरे निरंतर बढ़ते रहने का हम लोगों का प्रयास होता है। धीरे धीरे निरंतर बढ़ते रहिए, आप हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ जाएंगे। अगर जल्दबाजी में रहेंगे तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, हो सकता है आपको क्षणिक सफलता मिल जाए, ये भी हो सकता है क्षणिक सफलता मिल जाए, लेकिन धीरे धीरे वाली सफलता लाइफ टाइम तक आपकी रहती है। लाइफ टाइम तक रहती है धीरे धीरे वाली सफलता, ये इतना आप याद रखिए। तो मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, और ये लाइनें ऐसी हैं, इनको जीवन में आप अवधारण कीजिए, इन पर विचार कीजिए, इन पर गौर कीजिए। और ये मैंने ही लिखी हैं, और बहुत शानदार लाइनें। जब मुझे समय मिलता है तो इन लाइनों को मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। देखिए, समंदर की लहरों को पार किया जाएगा, कि समंदर की लहरों को पार किया जाएगा, ऊंचे से ना सही नीचे से ही देखा जाएगा। समंदर की लहरों को पार किया जाएगा, ऊंचे से ना सही नीचे से ही देखा जाएगा। पता चला समंदर में तूफान आएगा। क्या कि पता चला समंदर में तूफान आएगा, डरो मत आगे चलो इसे देख लिया जाएगा। तो इन लाइनों पर विचार कीजिए, ये लाइनें आपसे क्या कहना चाहती हैं। क्योंकि एक लक्ष्य की तरफ बढ़ना, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि लक्ष्य की तरफ बढ़ने के साथ साथ आपको दो काम और करने चाहिए। तो अब आप बोलेंगे कि दो काम क्या? दो काम वो करने चाहिए, आपके पास लक्ष्य की तरफ बढ़ने के साथ साथ आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। क्या? एक तो आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होना है। आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं कर ही लूँगा, है ना, मैं कर ही लूँगा। तो कॉन्फिडेंस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है मनोबल। आप मनोबल कभी ना अपना गिराइए, ठीक है। मनोबल अपना कभी ना गिराइए। आप हमेशा पॉजिटिव थिंक रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, और एक दिन मेहनत पर विश्वास कीजिए। मेहनत पर विश्वास कीजिए। आज जितने लोग हैं, जितने आज आपको सेलिब्रिटी हो गए या और कोई सक्सेस आदमी हो गया, वो अपनी मेहनत से ही आज जहाँ तक है, वो अपनी मेहनत से ही वहाँ तक पहुँचा है। इतनी आप बात याद रखिए मेरी। कोई किस्मत के भरोसे नहीं। हाँ, बाई चांस लक थोड़ा बहुत साथ देता है, मैं मानता हूँ, लेकिन ज़्यादातर आपकी मेहनत ही भाई साथ देती है। अगर आपकी मेहनत में सच्ची निष्ठा श्रद्धा होगी तो आप मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। और मैं बात ये कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद अपनी से। तो मेहनत पर विश्वास रखिए, एक दिन मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, लेकिन मेहनत सच्ची ईमानदारी से की जानी चाहिए, उसमें कोई खोट नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं, और हमारे साथ बने रहिए। देखिए, हमारी क्लासें आपकी बहुत शानदार चल रही हैं, और आपके रेगुलर कंटेंट आने वाला है। आपकी ये नहीं कि गैपिंग होगी, आपकी यूट्यूब पे ही हम लोग डिपेंड होने वाले हैं। तो आपकी रेगुलर बने रहिए। मुझे सुना इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।